नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के एक्स डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी जी। दुर्गेश माधव अवस्थी जी हाल ही में मार्च 2023 में रिटायर हुए हैं। 37 साल आईपीएस के रूप में अपनी सेवा पूरा करने के बाद हमारे साथ आज मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में वो करीब 14 साल तक रहे, छत्तीसगढ़ में उन्होंने सेवाएं दी और ये पूरी अवधि में किस तरीके से पुलिसिंग में बदलाव हुए हैं, किस तरह की स्थितियां हैं, तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। 37 साल आपने, 23 साल की उम्र में आपने आईपीएस ज्वाइन किया था और उसके बाद 37 साल की अवधि आपने पूरी की आईपीएस के रूप में, और सर्वोच्च पद जो होता है डीजी पुलिस के रूप में आपने करीब 3 साल तक सेवाएं दी। अब सेवानिवृत्त हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, कैसा लग रहा है? बस ऐसे ही आपके जैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, आनंद आ रहा है। यानी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। सर 37 साल आप सेवा में रहे। 23 साल की उम्र में जैसा कि मैंने कहा आप आईपीएस बन गए थे। उससे पहले 3 साल आपने इंजीनियरिंग सेवा में भी गुजरात में आपने अपनी सेवा दी। कैसा था वो दौर और आईपीएस में आने का सपना था, कैसे आए, क्या अप्रोच था? देखिए, सभी लोग जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं तो नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी, मैं शुगर टेक्नोलॉजिस्ट था, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से मैंने शुगर टेक्नोलॉजी किया और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई अब रोज़गार का अवसर। और उस ज़माने में जब जो 80s का ज़माना था तो इस तरह के जो प्राइवेट सेक्टर्स थे या जो कॉरपोरेट था वो नहीं था। तो इसलिए वो 1983 में मैंने जब पास आउट किया, फिर मैं सोचा कि चलो नौकरी शुरू करते हैं। और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी नौकरी करते करते ही की और 1986 में आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। तब से अभी तक पुलिस की नौकरी की। तो आईपीएस ही सपना था या यूपीएससी कर रहे थे और रैंक आ गया उस वजह से आईपीएस में आए? नहीं, मैंने तो पहले अटेम्प्ट दिया था, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ। बाद में मैंने परीक्षा दी ही नहीं, क्योंकि मेरा चॉइस शुरू से ही आईपीएस में ही जाने का था। तो मैं अपने जो 2 अटेम्प्ट बाकी थे उनको मैंने दिया नहीं और ज्वाइन कर लिया। आपने 37 साल की सेवा में 14 साल आपने जो है मध्य प्रदेश में दिया, 23 साल आपने छत्तीसगढ़ को दिया। दोनों राज्यों को अगर हम पुलिसिंग और उसकी तुलना करते हैं तो काम करने का अवसर और माहौल कहाँ ज़्यादा अच्छा आपने महसूस किया? अब मैं समझता हूँ कुछ ऐसा संयोग भी है कि मध्य प्रदेश में मैं सभी जगह रहा और मुझे पुलिसिंग की जो जितनी भी वैरायटी हो सकती है उसका अनुभव पहले से ही हो गया था। लाइक जब अगर मध्य प्रदेश की बात करें, 14 साल जब मैं वहाँ था तो इंदौर में मैं जब पोस्टेड था तो वहाँ हिंदू मुस्लिम समस्या थी और आरक्षण आंदोलन चला था वीपी सिंह गवर्नमेंट के टाइम का। तो एक बहुत बड़ा सिटी होने के नाते स्टूडेंट्स प्रॉब्लम और जो कम्युनल प्रॉब्लम दोनों को मैंने बहुत करीब से देखा, उसको डील किया। जब मैं मध्य प्रदेश के उस टाइम के छत्तीसगढ़ में था तो भी मैंने बस्तर में जाके और सुकमा ज़िले में कोंटा में नक्सल ऑपरेशन 3-4 महीने सरकार ने भेजा, तो वहाँ पर हम लोगों ने उस वक्त के दौर में नक्सल ऑपरेशन किया, जब शुरुआती दौर था। जो शुरुआती दौर था और रमन्ना का दलम कहलाता था। और वो कोंटा में 16-17 लोग थे, उनके साथ वो शुरुआत थी। तो वही तब हम लोग उस वक्त भी हमने मौका मिला ग्वालियर क्षेत्र में और सतना में मेरी पहली पोस्टिंग थी, तो वहाँ मुझे डकैतों के विरुद्ध काम करने का मौका मिला। अर्बन पुलिसिंग के लिए तब भी रायपुर में मेरी पोस्टिंग थी 89-90 में सिटी एसपी के रूप में। उस वक्त ये जो छत्तीसगढ़ का रायपुर था ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया था। विद्याचरण शुक्ल जी, श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा सब यहीं से आते थे और ये एक बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव जितना उस वक्त था मुझे लगता है अभी नहीं है। तो ये सारी पुलिसिंग का मौका मिला और सभी जगह मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में जो काम करने का मौका था वो समान रूप से और एक जैसा था, अच्छा था।
आप इंदौर का जिक्र किया, आप उज्जैन में भी रहे, छिंदवाड़ा में भी रहे, बहुत वीवीआईपी, रायपुर में तो रहे ही, आप कह रहे थे। तो ये जो वीवीआईपी जो जिले हैं, वहाँ की कप्तानी, वहाँ की पुलिसिंग कितना चुनौतीपूर्ण होती है और कितना मजेदार होता है? देखिए, मैं अपने अनुभव से ये, और ये मेरा व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग पुलिसिंग सब जगह एक जैसी है। अगर आप एक लाइन पे चलेंगे और सही ढंग से चलेंगे तो वीआईपी जिला हो या कोई भी जिला हो, पुलिसिंग का मेन पर्पस है कि आपको कानून के दायरे में रह के और लोगों की मदद करना है। अगर हमारा रवैया और हमारा व्यवहार और हमारी मदद करने की जो क्षमता है वो अच्छी रहती तो हर जिले में पुलिसिंग अपने आप अच्छी हो जाती है और एक बहुत संतोष की नौकरी है। जहाँ तक सवाल आपने पूछा कि वीआईपी डिस्ट्रिक्ट में भी काम करना, लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। मैंने बहुत महत्वपूर्ण जगहों पे काम किया और सभी, जैसे इंदौर में जब थे तो पटवारी मुख्यमंत्री थे तो उनका आना लगभग हर दिन होता था। वो एक बहुत वीआईपी एरिया था। कमलनाथ जी थे, वो केंद्रीय मंत्री थे, तो छिंदवाड़ा में एसपी थे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आपका पुलिसिंग करने का जो तरीका है वही महत्वपूर्ण है। जिला अपने आप ही, चाहे कोई भी हो, आप अच्छे से उसको डील कर सकते। नहीं, लेकिन कई बार जब आप जैसे अधिकारियों से बातचीत होती है तो पॉलिटिकल जो हस्तक्षेप होता है वो, उसको मतलब आपने अपने जमाने में, क्योंकि आपका करियर तो बहुत ही शानदार रहा है, तो कैसे डील करते थे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और पहले भी था जब हम लोग नौकरी में आए और आज भी है, आप भी पूछ रहे हैं। ये राजनीतिक हस्तक्षेप की बात ये है कि देखिए, राजनीतिज्ञों का एक अलग उनको एक भूमिका है समाज में। अपने देश में लोकतंत्र है तो हम उनकी भूमिका को नकार नहीं सकते। पॉलिटिशियंस का अपना रोल है और उनको विधायक हों, सांसद हों या जो पार्टी सत्ता में होती है उनके प्रतिनिधि हों, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए। हम लोग नौकरी में आते हैं सिलेक्शन की तरह, वो इलेक्शन से आते हैं। दोनों की भूमिका बिल्कुल डिफाइंड है अपने संविधान में और मैं समझता हूँ कि उनकी बातों को सुनना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें, हम लोगों से कई बार ज़्यादा लोग उनके पास जाते हैं, उनकी समस्याएं बताते हैं। जो उनकी सही बात है वो आपको अगर वो बोलते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इसको हस्तक्षेप मानना चाहिए। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मेरे अपने अनुभव के अनुसार मैंने कभी ऐसा पाया नहीं कि किसी ने गलत काम करने के लिए कभी किसी नेता ने कहा हो। छोटे मोटे कार्यकर्ता लोग कभी कभी छोटे छोटे थानों में जाके इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन बड़े स्तर का हस्तक्षेप जिसको कहा जाता है, कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कभी नहीं रहा। सभी राजनेता, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने इस बात को ध्यान रखा कि जो काम है संवैधानिक दृष्टि से वही ठीक है और वो हो पाएगा। ऐसा कल्चर शायद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का एक पॉलिटिकल कल्चर भी बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने कभी भी, किसी ने भी, हमने सभी सरकारों में काम किया, ऐसा कोई वाकया याद नहीं आता है कि किसी बहुत गलत काम करने के लिए किसी पॉलिटिशियन ने मुझे कहा हो। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप का जो मामला आया, उसमें जितने आईपीएस के नाम आए, उनसे पूछताछ हुई, अभी भी एजेंसी उसकी जांच कर रही है। ये अपने आप में कई तरह के सवाल तो खड़ा करता है। देखिए, ये एक सच बात है कि सवाल खड़ा करता है, और लेकिन ये एक अभी भी जांच का विषय है और सीबीआई इसमें जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू ने भी की है। जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाए इस विषय में कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नाम जिस तरह से पब्लिक डोमेन में आए हैं ये अच्छा नहीं है। मैं इसको पुलिसिंग के हिसाब से अच्छा नहीं मानता हूँ। यदि ये ऐसी बातें आती हैं तो समाज में पुलिस की छवि नकारात्मक रूप से पैदा होती है। मैं फिर से इंदौर की तरफ चलता हूँ। इंदौर में आपकी प्रारंभिक पोस्टिंग थी और वहाँ पर आप डंडा अवस्थी के नाम से जाने जाते थे। बहुत लंबे समय तक लोग डंडा अवस्थी के रूप में दुर्गेश माधव अवस्थी को जानते थे। क्या था वाकया? एक्चुअली में क्या है कि ये रायपुर की ये नॉमेनक्लेचर है। जब मैं 89-90 में यहाँ पोस्टेड था तो उस समय बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर्स होते थे, तो कई बार अपने लोगों को वहाँ डंडे बंडे चलाने पड़ते थे। और यहाँ पर एक ऐतिहासिक लाठीचार्ज भी हुआ था जिसमें विद्या भैया ने जिस आंदोलन को लीड किया था, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग थे और अल्टीमेटली कमिश्नर ऑफिस का घेराव था और वो 89 में शायद वो लाठीचार्ज करना पड़ा था।
मैं उस समय था, आगे था, लाठी चलाई। तो तब से ये रायपुर के पत्रकारों ने उसको मेरे डीएम अवस्थी नाम को डंडा मार अवस्थी कर दिया। और वो फिर आगे इंदौर गए तो वहाँ भी बहुत, इंदौर तो ऑफ कोर्स रायपुर से जब इंदौर गए तो वहाँ कम्युनल प्रॉब्लम भी बहुत थी और स्टूडेंट एजिटेशन भी था। तो समय समय पर जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है तो डंडा चलाना पड़ता है। वो ऐसे ही चलन में है। आपके जैसे जो मेरे पत्रकार दोस्त हैं उन्हीं का दिया हुआ ये नाम है। इंदौर में डंडा बस्ती तो ठीक है, लेकिन वहाँ का एक और बड़ा ऑपरेशन आपका था जिसमें बॉम्बे बाजार में आपका ऑपरेशन था और बाला एक था कोई, उसको आपने जुलूस निकाला था। वो बहुत चर्चित तो ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन आपका माना जाता है। क्या था वो, उसका आतंक था वहाँ पर, ऐसा सुनते हैं, और उसको आपने खत्म किया था। आपके तत्कालीन एसपी के काफिले के ऊपर उस समय हमला भी हुआ था। क्या था पूरा वाकया? देखिए, एक बाला बेग करके वहाँ एक मुस्लिम लीडर थे और एक बड़ा इंदौर में उस ज़माने में हेरोइन और स्मगलिंग और सट्टा जुआ, ये 90s में काफ़ी चलन में आ गया था। और वो एरिया चूँकि बॉम्बे से जुड़ा हुआ था, थोड़ा मंदसौर और उस इलाके से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ पे ड्रग्स का और सट्टे का बहुत प्रकोप था। और नेचुरली ये जो एक बहुत बड़ा एरिया जो था, जो बॉम्बे बाज़ार कहलाता था, उसमें इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी संचालित होती थी। और बाला बेग वहीं रहते थे तो उनका इस पर लोग कहते थे कि उनका संरक्षण था, और था भी। और धीरे धीरे कालांतर में वो उसकी कहानी, मतलब जो बाला के पिताजी थे वो चंदगी राम के साथ उनकी कुश्ती हुई थी और उसके बाद वो हिंदू मुस्लिम दंगा पहली बार इंदौर में हुआ था। तो ये इसलिए वो ट्रेडिशनली माना जाता था कि कम्युनल रिफ्ट का एक बहुत बड़ा कारण था, और बाला बेग ने भी उसी को कंटिन्यू किया। तो अल्टीमेटली जब भी इंदौर में 89 में और उसके पहले भी राइट्स हुए तो कम्युनल राइट्स में उनकी भूमिका एक दल विशेष की तरफ से, संप्रदाय विशेष की ओर से रहती थी और उसके लीडर माने जाते थे। तो जब ये 90 में राम जन्मभूमि आंदोलन चालू हुआ और अडवाणी जी की रथ यात्रा हुई तो फिर वहाँ उस तरह के कम्युनल राइट्स हुए और इंदौर में कर्फ्यू लगा। उसके बाद ये महसूस किया जाने लगा कि ये जो गतिविधियां हैं नारकोटिक्स की और सट्टे की, इसको भी थोड़ा मोड़ा पुलिस के निचले स्तर का भी संरक्षण रहता है, थानों का। तो इसके कारण ये बड़ी गतिविधियां बढ़ती हैं और बाद में ये फिर राइट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्रिमिनल्स पनाह लेते हैं। तो एक इनके विरुद्ध ऑपरेशन चलाना चाहिए, ऐसा सोच बनी। और फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने एक पुलिस चौकी जो बम्बई बाज़ार में लगाई गई थी उसको जला दिया एक घटना में, जबकि थानेदार ने उनके सट्टे वाले लोगों को पकड़ने गए तो उसके विरोध में भीड़ ने इकट्ठा होकर बॉम्बे बाज़ार चौकी जला दी और एक पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो वो कम्युनल राइट्स फिर से ब्रेक हुए। उस वक्त फिर एक बड़ा अभियान चलाया गया और बाला बेग जी को गिरफ्तार भी किया गया, उनको जेल में बंद किया गया। उसी समय जबकि ऑपरेशन चल रहा था अंदर गलियों में, एसपी साहब की गाड़ी में वो वहाँ आए और जब हम लोग सब खड़े हुए थे तो वो एक पत्थर ऊपर से फेंका गया जिससे उनके गनमैन की डेथ हुई। तो और फिर वो एक सीरियस टर्न हो गया और इस प्रकार से वो एक, लेकिन ये बात सही है कि उसके बाद बड़ा मैसिव ऑपरेशन चला। उस बॉम्बे बाज़ार के इलाकों को तोड़ करके वहाँ के अतिक्रमण हटाए गए, वहाँ के अपराधियों को बंद किया गया, सैकड़ों की तादाद में वहाँ से वेपन्स और अपराधी पकड़े गए और एक बहुत बड़े, कहना चाहिए कि एक जो अपराध का गढ़ था इंदौर में वो खत्म हुआ। और उसके बाद से अगर देखें तो 90 से लेके आज तक इंदौर में दंगे नहीं हुए और कर्फ्यू नहीं लगे। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो मान सकते हैं कि वो एक बड़ा ऑपरेशन था और समाप्त हुआ। और उसमें शायद कुछ ऐसा भी था जो हम सुनते हैं, कहीं कहीं पढ़ने को मिला कि जब आप ऑपरेशन के लिए जब निकले तो आपने वहाँ तमाम कंपनी बनाई और उसको कहा कि जिसको डर है अपने जान का वो मत जाओ और जिसको नहीं है वो हमारे साथ चलो। नहीं, वो तो नेचुरल बात है, क्योंकि एक जब कोई लंबे समय से कोई चीज़ पनपती है और अपराधियों का गढ़ बन जाती है तो उसमें एक वो समय ऐसा था कि उस तरफ मतलब इंदौर के जो लोग पुराने हैं वो बाईं तरफ मुड़ के नहीं देखते थे बॉम्बे बाज़ार की गली की तरफ,
इस तरह का वहाँ माहौल था। और पुलिस कभी एक उन्होंने उसको अतिक्रमण करके ऐसा बना दिया था कि पुलिस की गाड़ियाँ भी अंदर ना जा पाए। जब भी पुलिस ने कोशिश की तो वो लोग पुलिस पर पत्थरबाजी या बम या कुछ फेंकते थे। थोड़ा सा नेचुरली वो एक वो सिचुएशन था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने, सारे हमारे अधिकारियों ने बड़ी वीरता के साथ अंदर गए और एक बहुत सफल ऑपरेशन है। वो नौकरी की हमारी शुरुआत थी, 2-3 साल की नौकरी हुई थी। मतलब आपकी जो टोटल ऑपरेशन हुए उसमें से एक उत्कृष्ट ऑपरेशन के तौर पे उसको अपन कह सकते हैं। हाँ, और पहला था। हाँ। मतलब वो एक लाइव था जिसमें गोली, बंदूक, पत्थर सभी कुछ देखना पड़ा, तो अच्छा चैलेंज था वो। और उसको ईश्वर की कृपा से अच्छे से वो सफलतापूर्वक रहा। उसके रिजल्ट्स बाद में भी आए। इंदौर एक बहुत ही रिच और अच्छा सिटी के रूप में डेवलप हुआ। जो डर था वो खत्म हुआ। क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत मध्य प्रदेश के टाइम में अगर माने तो 89-90 में थी। वो बढ़ते हुए जब राज्य बना 2000 में, तो हम लोगों ने इसको, जब मैं 2000 में आया तो मैंने देखा कि इसके कई जिले बस्तर के, जो पहले केवल बॉर्डर में था, यानी सुकमा भी इफेक्टेड नहीं था, सिर्फ बॉर्डर एरिया था, वो अब पूरे मतलब बस्तर एरिया में ही उनकी गतिविधियां बढ़ने लगी थी। और धमतरी तक लगभग 2000 में उनकी पकड़ दिखाई दे रही थी। उधर सरगुजा की तरफ भी थी। तो धीरे धीरे सरकार जब बनी, उसकी समस्याएं होती है नए राज्य की। लेकिन मैंने ये देखा है कि 2014 के बाद से, जब से भारत में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, उस समय एक ये रणनीति बनाई गई कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करना है। और जो हम आज देख रहे हैं पिछले 11 सालों के सतत अभियान का, भारत सरकार का और राज्य सरकार का और जो आसपास के स्टेट हैं उनकी गवर्नमेंट का एक कंटिन्यूअस एफर्ट है। इसके कारण आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे गृह मंत्री जी ने मार्च 26 तक ये समाप्त हो जाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास रखा है और लक्ष्य रखा है। मैं समझता हूँ इसकी सही शुरुआत 14 के बाद से 2015-16 से माननी चाहिए, जब इसके लिए मैसिव ऑपरेशंस चलाए गए और सुरक्षा बलों की प्रॉपर ट्रेनिंग, उनका कोऑर्डिनेशन, और जो अंदर के एरिया में जो कैंप्स खोले गए, उनके एरिया जिसको उन्होंने लिबरेटेड जोन घोषित किया था, उसको पुलिस ने वापस अपनी वहाँ पकड़ बनाई, प्रशासन ने बनाई। तो अब ये जो जिस प्रकार से पिछले 1 साल के जो अगर हम ऑपरेशंस को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सफल अभियान सुरक्षा बलों के चल रहे हैं। और इसी गति से अगर चलेंगे, बड़े बड़े टॉप लीडर्स के ऊपर या तो गिरफ्तार हुए हैं या उनको सरेंडर हुआ है या फिर वो ऑपरेशंस में मारे गए हैं। ये माना जाए कि झीरम की घटना जब घटी और पूरे देश को झकझोरा, सभी राजनीतिक दलों को झकझोरा, तो उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद के लिए होता है। जितनी गंभीरता, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई जानी चाहिए, उसके बाद से दिखाई दी है। देखिए, पीडब्ल्यूजी जब आंध्र प्रदेश में जो 2000 तक उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ाई थी, और जब ये एमसीसी और पीडब्ल्यूजी का विलय हो गया 2004 में और सीपीआई माओइस्ट कहलाया, तो उसके बाद एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ी हैं। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ उन्होंने, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तब, उन्होंने एक लैंड माइन ब्लास्ट किया, वो बच गए सुरक्षित भगवान की कृपा से, नहीं तो वो एक बहुत सक्सेसफुल नक्सलियों की दृष्टि से वो ऑपरेशन था। उनके जो गृह मंत्री थे उनको हैदराबाद में उन्होंने एलिमिनेट किया। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां थी, उसी दिशा में 2013 का जो झीरम घाटी था, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में, उसके पहले 2012 में विनोद चौबे की जो एनकाउंटर राजनांदगांव में हुआ, उन दोनों को समान दृष्टि से देखें अगर मिला करके, तो 13 की घटना वाकई में एक, या फिर उसको हम 2006 की जो दोरनापाल में ये जो चिंतलनार चिंता गुफा में जो 76 जवान मारे गए थे हमारे सीआरपीएफ के, वो, और ये झीरम घाटी, और ये 3 घटनाएं ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जिससे, परंतु 13 एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर है, क्योंकि 14 में ही सरकार भी बदली और उन्होंने भी 13 को देखा था, और सारे राजनीतिक दलों ने ये, आपका कहना सही है कि उसको झकझोर दिया, और एक ये नीति बनी कि इनको सफाया किया जाना चाहिए और इनसे लड़ना सरकार को चाहिए, दृढ़तापूर्वक लड़ना पड़ेगा। और उसी की दिशा में फिर छत्तीसगढ़ में उन्होंने भी, सरकार ने तो प्रयास किया ही, नक्सलियों ने भी इसके बाद भी कुछ कुछ वारदातें ज़रूर की हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके पैर
थमते गए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि माओइज्म एक वाद है, एक विचार है। आप माओवादियों को तो खत्म कर देंगे, इस विचार को भविष्य में फिर वो लोगों को आंदोलित न करे, उस तरह जाने के लिए प्रेरित न करे। इस तरह भी कहीं आपको, चूंकि आप एंटी नक्सल ऑपरेशन के चीफ रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, तो आपको लगता है कि इधर भी कहीं सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल वो सही बात है, क्योंकि ये एक विचारधारा ये क्यों बनी भारत में, ये माओ का जो विचार था, एक्चुअली में जो पूरा नक्सलिज्म है वो पीजेंट मूवमेंट है, गांव वालों का, किसान वालों का जो एक्सप्लॉइटेशन था, उसके कारण उन्होंने एक विचारधारा ने ये जन्म लिया कि हमें आर्म्ड रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, और तभी स्टेट तो फेल हो गया है, वो हमारी मदद नहीं कर रहा है। और जितने भी जो ट्राइबल एरिया थे या जो ऐसे हमारे रिमोट एरियाज़ थे, देश आज़ाद होने के बाद डेवलपमेंट वहाँ तक पहुँचने में समय लगा, और जो भी कारण थे इसके खिलाफ ये आंदोलन चला था, और इसलिए वो विचारधारा बढ़ती गई, और कई बार गवर्नमेंट ने उसको क्रश कर दिया, लेकिन फिर वापस आई। तो आप जो कहते हैं, इस दिशा में सरकार अपनी, जो भारत सरकार है, मैंने देखा, और राज्य सरकार भी, कि वो जो एरिया जो अब खाली नक्सलियों से कराया गया है और जिस एरिया में उनका प्रभाव था वहाँ समाप्त हुआ है, मुझे लगता है अगर उसको एड्रेस किया जाएगा तो दोबारा विचारधारा को फिर बल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एक जो चीज़ें हैं, छत्तीसगढ़ के जो भौगोलिक स्थितियां हैं, खासकर अबूझमार का जो पूरा इलाका है, 4-4.5 हजार स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, शायद इस बार कहाँ तक घुस पाते हैं, कहाँ तक सर्वे कर पाते हैं, नहीं तो अभी तक तो अनसर्वेड है। तो ये जो भौगोलिक परिस्थितियां है, ये कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में है। आप सही कह रहे हैं उस टेरेन को, लेकिन जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जिस तरह से पेड़ हैं, जंगल हैं, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। बस यही किया जा सकता है कि जो प्रशासन है उसकी पकड़ गांव-गांव तक पहुंचे, और सड़कें बने, स्कूल है, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा गाँव में रहता है। गाँव के लोग, अगर, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो जो है हल पकड़ लें, खेती करें या कलम पकड़ लें, नौकरी करें, तो शायद वो बंदूक की तरफ आकृष्ट नहीं होंगे, और जब बंदूक ही नहीं उठाएंगे तो नक्सलवादियों का अपने आप ही कैडर ही खत्म हो जाएगा, फिर अपने आप नक्सलवाद समाप्त होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको ध्यान देना, यूथ को खास करके जो इनको टारगेट रहता है कि उनको आप अपनी विचारधारा में लाएं, उसको जब एड्रेस कर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से समस्या खत्म होगी। एक आखिरी सवाल, एक एक्स डीजीपी के रूप में, एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? जिस तरीके से अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां आप महसूस करते हैं? देखिए, ट्रेडिशनली जो छत्तीसगढ़ रहा है मध्य प्रदेश के समय से, वो एक शांतिप्रिय इलाका था नक्सलवादी समस्याओं को छोड़कर। अब धीरे धीरे विकास के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन बढ़ती है, बाहर का इन्फ्लक्स आता है, उससे क्राइम और अपराध में भी, और सोशियो इकोनॉमिक, इसके अलावा भी फिल्मों का और जो सोशल मीडिया है, इसका बहुत प्रभाव देखने में आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने चुनौतियां नक्सलवाद के अलावा कानून व्यवस्था से निपटने की भी हैं और अपराध से निपटने की हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली चूँकि जो लोकल पुलिस है वो भी उसी तरह की होती है जैसे लोकल होते हैं। तो लोकल शांतिप्रिय थे तो पुलिस भी उस तरह की ही यहाँ पे डेवलप हुई थी। अभी उसकी इन्वेस्टिगेटिंग स्किल, उसकी क्षमता, और जो साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उससे निपटने की क्षमता में वृद्धि किया जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने अभी एक दोहरी चुनौती है, नक्सलवाद के साथ साथ अभी मैदानी क्षेत्रों में भी जो अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अचानक कई बार बड़े क्राइम, मर्डर या इस टाइप के दिखाई देते हैं, उनको भी उन्हें एड्रेस करना है। और मुझे लगता है कि उसकी दिशा में पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार दोनों प्रयासरत हैं, और उसी के अनुसार पुलिस को ढाल करके और उसको पर्याप्त ट्रेनिंग देके लीड करना पड़ेगा, तो ये समस्याओं को भी सामना कर सकेगा। जी, तो छत्तीसगढ़ की बात में आज आपने बहुत बेबाकी से सुना डीएम अवस्थी साहब को, एक्स डीजीपी छत्तीसगढ़, और इन्होंने
प्रारंभिक दिनों से लेकर के और आखिरी समय तक जब डीजीपी के रूप में इन्होंने अपने कार्य को सफलतापूर्वक निर्वहन किया, तब तक की तमाम चीज़ें आपको बताई। नक्सलवाद की स्थितियों पर भी चर्चा हुई और पुलिसिंग के सामने चुनौतियां क्या है इसको भी बड़ी बेबाकी से इन्होंने आपके सामने रखा। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ की बात में हाजिर होऊंगा। आपने सर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।